नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। चुनाव बिल्कुल सर पे है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बाकी सारे मामले में जितना भी महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग मसाला बनता है, अपना एक अलग महत्व बनता है। और उत्तर प्रदेश भी कहने को तो एक प्रदेश है, उत्तराखंड अलग निकल जाने के बावजूद, लेकिन दो इलाके साफ-साफ बँटते हैं, लखनऊ के उधर और लखनऊ के इधर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप लखनऊ क्रॉस करते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है, जाति समीकरण बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। और योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, योगी आदित्यनाथ वैसे तो यूपी के भी नहीं है, उत्तराखंड से हैं वो, लेकिन गोरखपुर में उनका बेस है, तो उनके आने के पहले लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते रहे हैं। इन चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या हाल है, खास तौर पे आरएलडी जैसी पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अचानक चली जाती है। उसके बाद सपा और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है। बीच में एक बात चलती है कि मायावती जी भी गठबंधन में आ रही हैं, लेकिन मायावती जी गठबंधन में नहीं आती हैं, अपने अलग कैंडिडेट घोषित करती हैं। लेकिन ये कैंडिडेट वैसे नहीं लग रहे हैं जैसे विधानसभा में उन्होंने घोषित किए थे, यानी मामला बहुत दिलचस्प है। इसके बीच में भाजपा के एक वोट बैंक ठाकुरों ने, क्षत्रियों ने झंडा उठा लिया है कि हमारी अवहेलना हो रही है और बाकायदा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई के नारे लगा के कस्में खाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इन सब का असर क्या पड़ेगा? सपा के कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके बहुत सारे सवाल हैं। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की जयगम मुर्तजा साहब से। राज्यसभा टीवी में आप रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पर अपनी नजर रखते हैं, तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं। जयगम साहब, सवाल पूछने की जगह पहले तो आपका स्वागत, आज आप पहली बार हमारे शो में आए हैं। और सवाल पूछने की जगह ये कि क्या चल रहा है यूपी में, क्या लग रहा है आपको? मैं आप ही की बात से शुरू करूँ, जैसे आपने कहा कि यूपी में 2 साफ-साफ विभाजन नज़र आते हैं, एक लखनऊ के इस पार, एक लखनऊ के उस पार। एक इसे भी विभाजन अगर का हम मैं हूं, दूसरे विभाजन से आप हैं। जी, जी, जी। और लेकिन उसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जो पश्चिम है, पश्चिम को भी बहुत ही होमोजेनियस सोसाइटी या एक तरफ़ा या एक जैसा समझना एक बड़ी भूल होती है। उसमें दिक्कत ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जाट लैंड है, जाट राजनीति का घर है, कुछ लोग कह देंगे बोले मुसलमानों की राजनीति का है। ऐसा नहीं है, मतलब वेस्टर्न यूपी को अगर हम मोटे तौर पे देखें, तो एक तो गंगा के इस पार का इलाका, एक उस पार का इलाका, मतलब उधर रोहिलखंड और इधर अपर दोआब। अपर दोआब में भी जो इम्पैक्ट रहता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये शामली, बागपत, बड़ौत और ये आपका बिजनौर तक, बिजनौर जबकि रोहिलखंड का पार्ट है। लेकिन इस पे जो इम्पैक्ट दिखाई देता है, वो इधर की जो राजनीति है ये, जिसे वेस्टर्न की राजनीति हम कहते हैं, मेरठ है। तो यहाँ का एक अलग थोड़ा-सा जो सेटअप है, अलग है। उसी तरीके से जो रोहिलखंड में जब हम जाएँगे तो मुरादाबाद है, बरेली है, अमरोहा है, बिजनौर का कुछ पार्ट मान लीजिए जो मुरादाबाद से लगने वाला है। उधर को फिर बदायूं और पीलीभीत के कुछ हिस्से तक जो तराई तक जाता है, वहाँ के मुद्दे थोड़े से कहीं न कहीं एक-दूसरे से कॉम्पैटिबल होते हैं, क्योंकि एक मसला क्या है कि जो मुस्लिम जो सो कॉल्ड जो बेल्ट कहलाता है या जहाँ पर मुसलमानों का जिन सीटों पर असर है, वो डिसाइसिव है। मतलब 40%, 45%, 50%, 52%, मतलब एक-एक लोकसभा सीट पर जहाँ उनका रेशियो है। और वो अपने मर्ज़ी से या अपने अगर वो ईमानदारी से अगर वो वोटिंग कर लें, मतलब वोटिंग परसेंटेज उनका 60% प्लस कभी चला जाए, जो अक्सर होता नहीं है, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि भई हम ये पा और पिछली बार भी जब लोग कहते हैं कि भई बीएसपी और सपा के गठबंधन में सारी सीटें जीत गए, ऐसे नहीं जीते थे। तो बेसिकली मुस्लिम वोटर का जो एक टिल्ट था अ, गठबंधन की तरफ, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की तरफ 2019 में, तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि भई मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, उधर नगीना, फिर ये संभल, अमरोहा, ये सारी सीट एक तरीके से गठबंधन जीत गया, पूरे यूपी में हार के बावजूद। तो ये एक अलग इश्यू है। ऐसे इसी तरीके से जब हम गाज़ियाबाद से नीचे उतरते हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़, ये थोड़ा यहाँ के मुद्दे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर चूँकि भई नोएडा है और गाज़ियाबाद, ये कहने को वेस्टर्न यूपी की सीट्स हैं, लेकिन यहाँ जो दिल्ली का हिस्सा डेमोग्राफ़ी बन है, गया। नहीं, दिल्ली का हिस्सा भी बन गया और डेमोग्राफ़ी अगर आप देखेंगे तो उसमें डुअल वोटर्स बहुत ज़्यादा है। मतलब वो आदमी गाज़ीपुर का भी वोटर है और गाज़ियाबाद का भी वोटर है, चंदौली में भी उसका वोट है और उसका साहिबाबाद में भी वोट है। वही आदमी मान लीजिए मुज़फ्फरपुर का वोटर है और वही नोएडा का भी वोटर है। और इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है, इसका जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ या जो लोकल जो वर्टिकल कॉलोनीज़ जो बनी हैं, जो टावर्स खड़े हो गए हैं,
इसमें पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो रीजनल पार्टीज़ थी या जो वेस्टर्न यूपी के मुद्दों पर लड़ने वाली जो पार्टीज़ थी, या एक ज़माने में जैसे कहते थे कि दादरी या नोएडा जो है वो गुर्जरों का डोमिनेंट इलाका है, या त्यागियों का एक गाज़ियाबाद में एक बड़ा डोमिनेंस हुआ करता था, वो डोमिनेंस अब खत्म हो गया। वो माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं या जो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं या जो यहाँ पर जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं, उनका डोमिनेंस है और बाकी सीट्स पे उनका पॉलिटिकल जो लोकल जो फैक्टर्स हैं वो गायब हो गए। ये 2 सीट ऐसी हैं जहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है, बीजेपी बनाम कांग्रेस या इस तरह की जब बातें होती हैं, या राष्ट्रवाद या जो, और देखिएगा भी आप, अब पिछले 3-4 चुनाव से खास तौर पे जब से नया परिसीमन हुआ है, ये 2004 के बाद वाले जितने 2009 से जो इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, उसमें वेस्टर्न यूपी को जिस तरीके से लोग देखते थे, उस तरीके से समझना थोड़ा-सा अब अलग है। जैसे लोग कहते थे मेरठ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, मुसलमान नो डाउट वहाँ पे 30%, 30-40% के बीच में अलग-अलग जगह पर 50-60% तक भी कुछ कस्बों में डोमिनेंस है। लेकिन नए परिसीमन में वो हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट है, मेरठ लोकसभा सीट है। मेरठ की एक विधानसभा जो हस्तिनापुर है वो बिजनौर का पार्ट है, और मेरठ में अब हापुड़ और ये खरखौदा और जो पुरानी जो लोग विधानसभा सीट हुआ करती है, जो किसी ज़माने में वो दलित और जाट डोमिनेंट हुआ करती थी, वो मेरठ का पार्ट। तो इस तरीके से नए परिसर में लोग, नई रीसेटिंग नहीं हो पाई और अचानक इलेक्शन इलेक्शन, तो ग्रास रूट लेवल पे, उस लेवल पे अगर जाके जब चीज़ें देखते हैं, तो पिक्चर बिल्कुल अलग नज़र आती है। अब जैसे आपने कहा कि भई कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ जगह एक अलग जाटों का एक अलग इश्यू चल रहा है, राजपूतों का एक अलग चल रहा है, तो वो एक पॉकेट्स हैं। सबके अपने अलग-अलग हैं, और वेस्टर्न यूपी में अगर हम पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के दौरान देखें, तो बड़ा मज़ेदार है। मतलब कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती बगावत से या नाराज़गी से लोगों की वो अछूती है। समाजवादी पार्टी की दिक्कत ये हुई कि भई मुरादाबाद और बिजनौर की सीट्स पे जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट आए या मेरठ में, तो लोगों को लगा कि ये तो मुस्लिम डोमिनेंट सीट थी, यहाँ से हम जीतते चले आ रहे थे, हमारा रिप्रेजेंटेशन गायब हो गया। मुसलमानों में एक नाराज़गी का एक हो गया कि भई ये कैंडिडेट नहीं आया, और इस तरीके से हुआ। या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे अमरोहा कभी भी कांग्रेस की सीट नहीं रही। मतलब इवन नेहरूज़ और हम्म। इंदिरा के ज़माने में भी उस सीट पे अगर आप देखेंगे जीतने वालों के नाम, अगर आप देखें, आचार्य जयवीर कृपलानी वहाँ से सांसद रहे हैं। वहाँ से मतलब इंदिरा गांधी के फेवरेट कैंडिडेट को हरा दिया उन्होंने एक ज़माने में। और इसी तरीके से वो जनता दल की एक ज़माने में वहाँ हरगोविंद सिंह वहाँ सांसद रहे, चेतन चौहान वहाँ से सांसद रहे हैं, प्रताप सिंह सैनी, बिल्कुल। राशिद अल्वी, मतलब बीएसपी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, इन लोगों के बीच में वो मतलब अपोज़िशन जो कांग्रेस का रहा है एक ज़माने में। एंटी कांग्रेस का एक सेंटर रहा, और वहाँ पे अब ये मज़े की बात है कि वहाँ पर जो कोटा में सीट गई है वो कांग्रेस के पास गई है। वो इस वजह से कि भई जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, या तो उसका ज़ोर रहा हो, जो भी रहा हो। या समाजवादी पार्टी को लगा हो कि वहाँ पे हमारे बहुत सारे दावेदार हैं, या इन फाइटिंग हो जाएगी, तो इसलिए बाहरी किसी कैंडिडेट को दे दो, कांग्रेस को छोड़ो। पिछली बार बीएसपी को छोड़ दिया था, इस बार कांग्रेस को छोड़ दिया, इस तरीके से। वैसे ही आरएलडी का बड़ा मसला रहा है शुरू में कि भई बँटवारे के मसले पे कि भई 2 सीट, 5 सीट, 60 सीट, 7 सीट, और आखिर में वो बीजेपी के साथ चले गए। 2 सीट पे उन्होंने गठबंधन किया। अब 2 सीट में भी जिस सीट के ऊपर झगड़ा था, मुज़फ्फरनगर के ऊपर बड़ा फसाद था कि भई मुज़फ्फरनगर, क्योंकि पिछले चुनाव में अजीत सिंह लड़े थे, तो जयंत चौधरी उसपे दावेदारी भी थी उनकी, और उनका एक निजी थोड़ा-सा एक कॉन्फ्लिक्ट जो था हरेंद्र मलिक के साथ। हरेंद्र मलिक असल में पहले कभी लोकदल में भी रहे, सपा में भी हैं, कांग्रेस में भी थे। तो मुज़फ्फरनगर वाली सीट को लेके बड़ा विवाद रहा कि भई ये वाला सीट किसके पास जाएगा, और अखिलेश यादव अल्टीमेटली अड़ गए कि नहीं, हरेंद्र मलिक को हम टिकट देंगे चाहे कुछ हो। और इस बीच में खबर भी आई थी कि जयंत चौधरी, साक्षी मलिक और पता नहीं किस-किस से कमिटमेंट किए बैठे थे कि मुज़फ्फरनगर इस बार तुम्हें लड़ा देंगे हम। और उसके ऊपर फिर वो गठबंधन उसी सीट के ऊपर टूट गया, और इस हद तक टूटा कि जयंत चौधरी 2 सीटों पे संतोष करके बैठ गए, और अलग उनकी अब रहा है। और वहाँ पर चंद्रशेखर वाला एक बड़ा मज़ेदार इश्यू आया इसी बीच में। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम राजनीति में जिन पे चर्चा नहीं हो रही है। बैक एंड पे अलग चीज़ें चल रही हैं, और फ्रंट पे जो सोशल मीडिया पे जो डिबेट है वो अलग इश्यू। जैसे चंद्रशेखर रावण का एक बड़ा मज़ेदार मसला था कि लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें क्यों नहीं कंसीडर किया, वो गठबंधन के साझीदार थे। इश अगर आप पिछले अगर कुछ फैक्ट्स पे जाएँगे, तो आप पाएँगे चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नहीं थे। समाजवादी पार्टी के पास उन्हें जयंत चौधरी लेकर गए थे। जयंत चौधरी के साथ उनकी डील हुई
पिछले उपचुनाव में ये जो खतौली वाला उपचुनाव हुआ जिसमें मदन भैया ने कैंडिडेट और लेकर गए अखिलेश यादव के पास जयंत चौधरी के भाई इन्हें कंसीडर कर लीजिए, तो उन्होंने नगीना को तो कमिट नहीं किया था क्योंकि नगीना मजे की बात यह है कि सेफेस्ट सीट हम उसे कह सकते हैं किसी भी दलित कैंडिडेट। वो ऐसी सीट है जो रिजर्व है और जहां पर 50% प्लस मुसलमान वोटर हैं। तो मतलब जिधर चले जाएंगे और उन्हीं के वोटों पे सारी नेतागिरी वहां पर है। समाजवादी पार्टी का भी दावा उन्हीं पर है, बीएसपी का भी उन पर है और चंद्रशेखर रावण भी उन्हीं पर दावेदारी कर रहे हैं। मतलब मजे की चीज तो वहां ये है। और इस बीच में लोगों ने सजेस्ट भी किया और ये मैसेज भी गए कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे वो नगीना से चुनाव लड़ जाएं तो वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस की हवा भी बन जाएगी और कांग्रेस को भी फायदा होगा। और एक ये होगा कि मायावती जो ब्लैकमेलिंग की जो उनकी पावर है, जो सो कॉल्ड के भाई पार्टी में बार्गेन पावर, ब्लैकमेल हम कहते हैं उसे टर्म्स में, लेकिन बार्गेन पावर जो है वो कम हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी तो यहाँ तक उनके नेता कह रहे थे कि भाई अगर ऐसा कांग्रेस कर ले तो हम सीट छोड़ने को तैयार हैं और हमें फायदा है क्योंकि मायावती को फिर हम जो है टैकल आसानी से कर पाए। और कांग्रेस रिस्क क्यों नहीं ले पाई या मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आए, वो अभी तक जो है उन लोगों की भी समझ में भी नहीं आया है क्योंकि इतनी सेफ सीट कहीं उन्हें मिलती नहीं। गुलबर्गा या जो भी रहा हो, लेकिन नगीना से सेफ सीट उनके लिए नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं वेस्टर्न यूपी में पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। इतने सारे रंग बदल गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुरादाबाद में खड़े हो जाइए तो एक अलग तस्वीर नजर आएगी आपको, बरेली में आप चले जाइए तो बिल्कुल एक अलग तस्वीर है, आगरा बिल्कुल एक अलग पिक्चर पेंट कर रहा है और मेरठ या सहारनपुर में खड़े हो जाइए तो बिल्कुल ही अलग नजर आती है कि भाई यहाँ अलग ही हवा चल रही है। तो अभी हालांकि चूंकि रमजान भी था और ईद के बाद चीजें सेटल होंगी, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 10-11 दिन पहले फेज की वोटिंग की जो भी वेस्टर्न यूपी में कई सीटें उसमें चुनाव में जाएंगी। तो अभी माहौल नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ईद के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें जो हैं लोगों ने ऑलमोस्ट साइड ले ली हैं, जिसे जिधर वोट करना है वो मन बना चुके हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। अब जो फर्क आएगा वो इस बात का आएगा कि कौन अपने वोटर को कितना मोबिलाइज कर पाता है। अगर अपोजिशन का वोटर बूथ तक आया और ये मान के चलिए कि इन सीटों पे जैसे मेरठ है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, नगीना है या संभल है, इवन अमरोहा में जहां पे कमजोर माना जा रहा है अभी कांग्रेस के कैंडिडेट को, अगर वहां पर 65-70% प्लस वोटर निकल के आता है बूथ तक और वो डिसाइड कर ले कि नहीं भाई हमें इस बार चेंज चाहिए और बदलना है, तो यकीन मानिए बदलाव आएगा। और अगर वोटर जो सेट जो नैरेटिव हैं जैसे भाई ईवीएम सेट है और आएगा तो फला या जो भी एक मोदी। नारा हम लोग देते हैं, नाम हम नहीं लेते हैं असल में, और इसी तरीके से कह दिया कि नहीं भाई ये जो है कुछ भी कर लीजिए ये हारने वाले नहीं है या 400 पार, ये जो नारे हैं इनका असल में जो मकसद है वो ये है कि भाई जो अपोजिशन का वोटर है वो डिमोरलाइज हो जाए या बूथ तक घर ना बैठ जाए जाए। या घर बैठ जाए। मान लिया कि यार जीत तो रहे नहीं, बदलाव आ नहीं रहा, क्यों मेहनत करें, क्यों झगड़ा करें। बूथ पर जो लड़ने की वो जो ताकत होती है, वो जो मॉरल के साथ है वो खत्म हो जाती है और वो थोड़ा सा दिक्कत है अपोजिशन के लिए, वो कैसे मॉरल को जिंदा रखे और कैसे बूथ तक लेके आए। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक और मजेदार एग्जांपल दूं। अभी रिसेंटली अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे यूपी में, तो हम्म। मुरादाबाद में मेयर के इलेक्शन में कांग्रेस 4,000 वोट से चुनाव हारी और वो तब है जब 50%, 52%, 51% पोल था। अगर मतलब थोड़ा सा पोल बढ़ा लेते तो हो सकता है वो मेयर का इलेक्शन वहां जीत जाए। वहीं पर एक मजेदार एक इंसिडेंट हुआ कि एक कॉरपोरेटर का कोई साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनकी भाई की टेलीविजन पे बाइट आ रही थी, वो एक वोट से चुनाव हार गए। मतलब अब जब काउंटिंग हुआ तो हम्म। वो जो उम्मीदवार थे उनकी हार सिर्फ एक वोट से हुई और उनके भाई टेलीविजन पे खड़े होकर रो रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार की। नहीं नहीं थे ओपोजिशन के, लेकिन वो थे ऐसे ही, मतलब अच्छा। पार्षद का चुनाव था तो हम्म, उसमें ज्यादा वो था नहीं। पार्टी तो वाला लेकिन मामला नहीं उन था जी। हाँ लेकिन उनके जो भाई थे वो टेलीविजन पे बाइट दे रहे थे और रो रहे थे कि अरे हमें तो पता नहीं था, हमें तो लोगों ने कह दिया बड़ा खराब है, कोई भी इलेक्शन में कुछ नहीं रखा और हमने इसे सीरियस ही नहीं लिया और हम वोटिंग वाले दिन हम घर के 6 लोग नैनीताल घूमने चले गए वाह। और 6 वोट तो 6 वोट नैनीताल घूम रहे थे और भाई एक वोट से चुनाव हार गया। तो ये बड़ी मजेदार चीजें होती हैं ऐसी। अभी अभी आप देखिए ये, अगर आप यूपी के बाहर निकलेंगे, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, वहां जी। 17 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन 1,000-2,000 वोट से कम का है।
और वहां पर अगर आप बूथ रिपोर्ट देखें, जैसे अलवर है या जयपुर रूरल है या टोंक है, ये मतलब जो जीती जा सकती है जहां पर सीटें, वहां पर इवन मुस्लिम्स का जो वोट परसेंटेज है 27%, 31%, 35%, वो इसलिए कि उन्होंने मान लिया था कि चुनाव तो हार गए हैं, जीतने में अब कुछ रखा नहीं है, क्यों लड़के भी क्या करेंगे, पार्टी ने भी सरेंडर कर रखा है, तो वो घर में बैठ गया, घूमने चला गया, छुट्टी मना रहा है, और ये सब चीजें होती हैं। तो एक एक चीज तो ये तो हो गया इधर का पार्ट। अब चूंकि एक जिनसे मुकाबला है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास धन बल भी है, उनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड भी है, उनके पास मशीनरी भी है, और मशीनरी का आपको एक मतलब अचरज होगा कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो ईवीएम सेट वाला जो नैरेटिव है, इसका चूंकि हमने तो बूथ पे और हम तो गली गली और सब वो सब चीजें देखते हैं क्या हो रहा है, उसका एक दूसरा एंगल भी है। उसका दूसरा एंगल ये है कि मैं आपको एक बूथ बता सकता हूँ जहां पर कभी भी बीजेपी को 5 या 7 वोट से ज्यादा नहीं आए। उस बूथ पर पिछले इलेक्शन में 387 वोट थे विधानसभा चुनाव, और लोग ये कह रहे थे कि हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वहां जो है ये बीजेपी को वोट निकला। लेकिन नहीं, वो वोट बीजेपी को पड़ा था, क्योंकि 387 का जब मार्क है उसे जब आप, अब तो वो क्या गया है ईवीएम के साथ एक बड़ा ब्लंडर ये भी है कि ईवीएम का जो अपोजिशन है वो गलत बिंदु पे हो रहा है। वो इस बिंदु पे होना चाहिए कि ईवीएम को पहले आप जो है उससे रेंडमाइज कैसे करें। ईवीएम ये बता देती है किस बूथ पर किस पार्टी को कितना वोट पड़ा। तो पार्टी जो अगले जरा सा भी जो बूथ मैनेजमेंट वाले लोग हैं, या तो वो धमकाने पहुंच जाएगा अगले इलेक्शन में अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, या वो मैनेज करेगा जैसे भी करेगा, मतलब वो आसान हो जाता है। पहले जब जो पोस्टल बैलेट या ये जो पेपर बैलेट वाला जो वो गेम मिक्स था कर उसमें दिया ये जाता होता, वो, हाँ। उसमें पहले मिक्स हो जाता, उसमें पता नहीं चलता था कि किधर की पेटी है किधर का वोट है क्या है। इसमें टारगेट करना बहुत आसान। तो इसमें हुआ ये कि वो जो 387 वोटर, आप उस बूथ पे, मैं आपको दोनों लिस्ट अगर आप कभी मिले तो मैं आपको दे सकता हूँ, जो लाभार्थी थे प्रधानमंत्री आवास योजना के या राशन योजना के, उनकी संख्या और बीजेपी को मिले वोटों की संख्या ऑलमोस्ट 2 या 4 वोट का फासला होगा, वो ज्यादा फर्क नहीं था। अल्टीमेटली वो लोग डर में, या जैसे अभी हो क्या रहा है, अभी अभी रिसेंटली एक खबर हमारे पास आई थी और हम उसे तस्दीक भी हमने किया। एसडीएम ने बुला के प्रधान और राशन डीलरों को बिठाया, बोले या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, वोट डलवाओ, वरना सेंटर का इलेक्शन हो रहा है, राज्य सरकार नहीं बदल रही है, चुनाव के बाद हम तुम्हें बता दें। ये मशीनरी के मिसयूज इस तरीके से, मशीनरी का मिसयूज ऐसे होता है कि एक साथ की जमीन का डिस्प्यूट हुआ, वो उन्होंने बाउंड्री वॉल करना शुरू किया, और उस पर कोई 2-4 लोग कंप्लेंट करने पहुंच गए थाने में, और वो काम रुकवा दिया गया। वो साहब वो मामला एसडीएम कोर्ट पे पहुंचा है, जो भी पहुंचा जहां भी, एसडीएम साहब ने उन्हें बुलाया कि वो गए एसडीएम साहब के पास कि भाई कागज वागज लेके मेरी जमीन के पेपर है, मैं इसका ओनर हूँ। तो एसडीएम ने ब्लंटली उनसे कहा, बोले हाँ आप ओनर हैं तो हमें भी पता है। तो बोले फिर क्या मसला है, बोले आपके घर में 58 वोट हैं। फिर बोले 58 वोट भाई इधर डलवा दीजिए और मसला खत्म करा दीजिए। तो इस तरीके से मतलब आप बूथ कैप्चरिंग को जो समझते हो कि कभी बूथ कैप्चरिंग होती है कि जाके बूथ पे जाके लड़ गए, बूथ कैप्चरिंग ऐसे नहीं होती। रिगिंग या मशीन में गड़बड़ नहीं होती है, मशीनरी में गड़बड़। हम आपको एक एग्जांपल दें, 2004 के चुनाव में संभल हम कवर कर, तो वो मतलब गए, एक साहब आए ऑफिशियल थे, नाम उनका बताना तो ठीक नहीं है क्योंकि ठीक है, ठीक कोई ठाक बात नहीं। पोजीशन पे है अभी भी, तो क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है कि अब असल में जर्नलिज्म में ठीक है, ठीक है। हम कहते हैं कि प्रेस पुलिस और चोर और नेता ही आपस में मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे के राज भी रखते पड़ते, सारी चीजें बताई भी नहीं जाती, कुछ चीजों पर आंखें बंद कर लेना पड़ता है। तो वो साहब आए, उन्होंने कहा भाई वो कौन सी मशीन खराब है कौन सी, तो जो पीठासीन अधिकारी बैठा था उसने कहा, बोले नहीं सर कोई मशीन, बोले नहीं नहीं आपके बूथ की कंप्लेंट जा रही, चेक कराइए चेक कराइए। अब वो अंदर गया और वो से कह रहा बटन दबाइए, उधर पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहा है, अंदर जो ऑफिशियल बटन दबा रहा है। उसने 21 वोट बढ़ा, और वो हमने शूट किया था उसको, बकायदा झगड़ा हुआ, कैमरा वैमरा तोड़ने तक नौबत आ गई, बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के आए। अब मान लीजिए वो ऑफिशियल अगर वो 21 वोट उसने एक बूथ पे बढ़ा दिया, वो अगर दिन भर में 100 बूथ घूम गया तो 21 वोट का फासला तो उसने वहीं। बिल्कुल। एक झगड़ा होता है शाम को जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो आपस में जो है हम्म। मैनेज कर लिए जाए कि भाई चलिए ठीक है पोलिंग परसेंटेज कम रह गया, वोट बढ़ा लीजिए वोट बढ़ा लीजिए।
और चारों मिलके एक ही पार्टी को वोट डाल रहे हैं, 50-50 वोट डाल के, तो पता चला 200 वोट का फासला वहाँ हो गया। तो इस तरह की जो रिगिंग है, रिगिंग यहाँ होती है। शाम को चुनाव आयोग पता नहीं कौन-सी दुनिया में जीते हैं कि साहब शाम को आखिरी 1 घंटे में, मतलब सुबह के 2 घंटे में तो 5% पोल हुआ है और लास्ट के घंटे में आखिरी 1 पोल हो घंटे रहा में है 20-20, बी बी 25-25%। बी 25% पोल होता है। वो चुनाव आयोग अगर उसे चेक आउट कर ले, अगर ईमानदारी से आ जाए, या पार्टी इसे चेक कर लें कि नहीं, हम इस वोट परसेंटेज को ईमानदारी से जो जो अंदर है उसी का वोट पड़ेगा, वरना दूसरा वोट नहीं होगा, या उसे क्रॉस टैली करा लें, या वीवीपैट की पर्चियों पे जो सवाल है, मशीन बंद करते करते भी अगर 5-5 वोट बढ़ा दिए सील करते करते, तो आप क्या कर लें? रिगिंग वहां है। अगर वहां अगर चेकआउट करें जो जो चोरी या लीकेज है, और ईमानदारी से जो 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 चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हम बात करते हैं, या इक्वल प्ले ग्राउंड की जो हम अच्छा, बात थोड़ा करते सा लौटें लौटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे। इस बार मायावती जी की जो मैं सूची देख रहा था, पहले तो ये शोर था कि मायावती जी सपा और कांग्रेस के साथ जाएंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने खुद मना कर दिया और अपनी इंडिपेंडेंट सूची जारी की। जो मायावती जी की इस बार सूची है, मायावती जी ने कैंडिडेट जो खड़ा किया है, जो एक नॉर्मल ये चलता है परसेप्शन की भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वो अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं, इस बार की उनकी सूची को लेकर आप क्या कहेंगे? हैं। देखिए, इस बार एक चीज समझिए आप, शुरू में लगा था कि भाई जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पहले 5-7 कैंडिडेट, या कांग्रेस के 2-3 कैंडिडेट पे जहां चर्चा शुरू, वहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का, वहां बसपा का भी मुस्लिम कैंडिडेट, जहां यादव वहां यादव, जहां जाटव वहां जाटव, ये वाला गेम शुरू हुआ था। भाई सहारनपुर में माजिद का टिकट हुआ, माजिद, हम्म। और अमरोहा में मुजाहिद हुए, संभल में मुरादाबाद से बाकायदा सौलत अली को, सौलत खां को भेजा कि बाप जाके लड़िए वहां, या मुरादाबाद में इरफान सैफी को टिकट हुआ, ये जानते हुए कि यहाँ 2 कैंडिडेट की गुंजाइश नहीं है, या सिटिंग एमपी जो है वो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है। लेकिन बाद में ये बाद में मायावती ने भी 2-3 कैंडिडेट चेंज किए। ये पहली सूची के बाद, या तो 2 फैक्टर उसमें हम इग्नोर कर देते हैं। एक तो आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने अचानक से 3-4 जनरल सीट पर दलित कैंडिडेट घोषित किए। हालाँकि बाद में जी। भानु प्रताप का टिकट चेंज हुआ, या यशवीर मेरठ वाला। धोबी उनका टिकट चेंज हुआ, या बिजनौर का टिकट चेंज हुआ। तो 4-5 कैंडिडेट जैसे ही जनरल सीट पे दलित आने शुरू हुए, तो मायावती समझ गए कि टिट फॉर टैट वाला गेम शुरू हो गया है, ये दोनों के लिए सुसाइड है। अच्छा, मायावती के साथ एक दिक्कत ये है कि बीजेपी अभी, इसे आप कैसे माने, जैसे चंद्रशेखर को अचानक से वाई प्लस की सुरक्षा मिली, वो मायावती के लिए थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग है। मायावती को लगा कि बीजेपी मेरे सामने दूसरा दलित नेता या मेरा अल्टरनेट तलाश रही है। तो उसके बाद से या तो वो नाराजगी है, या ये नाराजगी थी कि, या कोई अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है, कम से कम 10 एमपी जो मेरे हैं, सिटिंग एमपी थे, उन्हें रिटेन कर लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली में घर, बंगला, ऑफिस, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। आप कंप्रोमाइजिंग उसमें जाके, मायावती 2014 में कंप्रोमाइज का नतीजा देख चुकी है कि उन्होंने लोकसभा में कंप्रोमाइज किया, विधानसभा में वो वाइप आउट हो गए। 2019 में उन्होंने डील की कि साहब ठीक है, हम आपके लिए जो है लीनियंट हो जाएंगे, आप विधानसभा में हमारे लिए लीनियंट हो जाइएगा। बीजेपी उस मामले में कभी भी बहुत अच्छा अलाइन नहीं रहा है। अल्टीमेटली उन्हें जो है एब्सोल्यूट पावर का जो एक नशा होता है वो बीजेपी के पास है, अलाई इसके लिए उनके पास गुंजाइश नहीं। तो 2019 के बाद मायावती किनारे हो गई, फिर बिल्कुल ही इरेलेवेंट होने की स्थिति में आ गई। अब एक एमएलए है एकदम। उनके पास, अब वो भी मतलब क्रॉस वोट कर रहा है, या उनकी नहीं सुन रहा, आजाद है एक तरीके से। तो मायावती के लिए मसला ये है कि रेलेवेंस बनाए रखें, कि लोग वोट भी ना दें और आपकी स्टैंडिंग भी ना हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर उन्हें अचानक समझ में आया कि हाँ ठीक है, इस बार रेलेवेंस, आकाश आनंद ने थोड़ा सा मेहनत की है, या कार्डर पे, या नीचे निचले लेवल पे, और बाद में जो उनके टिकट्स आने शुरू हुए, वो बीजेपी के लिए बहुत शौक था। मतलब बीजेपी इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, बीजेपी को लग रहा था कि ओवैसी यूपी में आएंगे और मायावती हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप समझिए मेरठ वाला टिकट, मतलब बहुत त्यागी कैंडिडेट, मुजफ्फरनगर की सीट पे सेमी है, बागपत में जो उनका कैंडिडेट है वो बीजेपी के लिए ट्रबल मेकर है। इवन गाजियाबाद में अगर मायावती के कैंडिडेट के पीछे, जैसे लोग कह रहे हैं कि जो आप शुरू में बात चली कि राजपूत नाराज है, अगर वाकई में नाराज, और अगर वो बीएसपी के कैंडिडेट के पीछे पोलराइज हो गए, तो ये मान के चलिए कि 60-84 के जो गांव कहलाते हैं, मतलब 60 गांव इधर और 84 गांव इधर माने जाते हैं, जो गाजियाबाद लोकसभा का पार्ट है, जो राजपूतों के गांव, वो अगर पोलराइज हो जाए आज की तारीख में मायावती के कैंडिडेट के पीछे, तो गाजियाबाद के अंदर बसपा के लिए हमेशा सिंपैथी रही है जनरल वोटर्स, गाजियाबाद और नोएडा के, मतलब उनसे कभी
जैसे समाजवादी पार्टी से एक तरीके से अपोजिशन वाला एक सेंस आता है। गाजियाबाद के आम वोटर में मायावती को लेकर उस तरह की फीलिंग नहीं है। बीएसपी के कैंडिडेट में जीते भी उस तरीके से, और वहां पर जो 28, 29, 30% जो मुस्लिम वोट वो बीएसपी कैंडिडेट के साथ आ जाए, तो यकीन मानिए सबसे बड़ा जो सेटबैक है या सबसे बड़ा जो उलटफेर मैं कहूंगा पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर, वो गाजियाबाद की। लेकिन ये अगर मगर वाली बात है, ये बहुत सारे इसमें अगर मगर ये राइडर्स जुड़े हैं कि मुस्लिम आ जाए, राजपूत आ जाए, और जो बीएसपी का कोर वोटर है वो बीएसपी के साथ आ जाए, तो बीजेपी को वहां पर मुंह खानी पड़ेगी, जो आज की तारीख में माहौल। उसी तरीके से अगर त्यागी जो कोर वोटर है बीजेपी का मेरठ के अंदर पिछले कई इलेक्शन, वो अगर बीएसपी वोटर बीएसपी के पीछे चला जाए, तो बीएसपी भी विनेबल है, वहाँ समाजवादी पार्टी भी विनेबल है। उनका वहाँ दलित कैंडिडेट है वहां पर समाजवादी पार्टी। और अरुण गोविल जो टेलीविजन कैरेक्टर हैं, जो लोग कह रहे हैं कि टेलीविजन में एक्टिंग करते हैं, वो टेलीविजन में वापस चले जाएंगे, तो वाकई में वो वाला सिनेरियो बन सकता है। उसी तरीके से अगर राजपूत, जिस तरीके से जो आप नाराजगी की बात करते थे, सहारनपुर में इमरान मसूद के लिए मतलब ये बड़ा आश्चर्य, उन्हें भी हैरानी हुई होगी जब उनके पास राजपूतों या राजपूत जो गांव है उनसे बाकायदा इनविटेशन आया, लोगों ने उनका स्वागत किया गांव में बुला के, जहां वो घुस नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते। ये मतलब ये चमत्कार कहते हैं राजनीति का। राजनीति में जो स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी शत्रु नहीं होते। मतलब हमने देखा कि इमरान मसूद के लिए या तो इतनी वो बोटी बोटी वाला जो उनका कभी एक जमाने में हुआ था, उसे लेके हम्म। सबसे ज्यादा जो एलिनेशन था वो सहारनपुर के राजपूतों में था। और उसके बाद शब्बीरपुर कांड के बाद तो बीजेपी के लिए मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन आज की तारीख में उन्हीं गांवों में मतलब स्वागत हो रहा है इमरान मसूद के लिए। उसी तरीके से इकरा वाली जो सीट है, शुरू वहीं से हुआ था, जो कैराना सीट है, वहां पर प्रदीप हम्म। प्रदीप के टिकट से विरोध शुरू हुआ कि प्रदीप को टिकट ना दें। वहां राजपूत मान ये सोच के चल रहे थे कि ठाकुर कैंडिडेट इस बार आएगा और प्रदीप को टिकट नहीं होगा। अब प्रदीप को जैसे टिकट हुआ, तो अब दोनों ही गुजर है, वहाँ हिंदू मुस्लिम गुजर वाला वहां सेंस नहीं होता है। तो फिर ये हुआ कि नहीं भाई, अब इकरा को वोट करेंगे, तो वो इकरा अगर जीतेंगी, मतलब अगर वन ऑन वन के इलेक्शन में बीजेपी स्ट्रांग है उस सीट पे, लेकिन इसके बावजूद अगर इकरा जीतेंगी, तो वो वही नाराजगी या वही जो फ्लोट है उसी का दम है कि वो वहां सीट निकाल सकती है। हरेंद्र मलिक को उसका फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मान के चलिए, वो गाजियाबाद जो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह का जो टिकट कटने की जो नाराजगी है, अगर उसे बहुजन समाज पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी को इस सीट पे नहीं मानता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर कैश कर जाए, तो नोएडा और ये गाजियाबाद पे बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। जैसा आपने कहा कि टिकट अच्छे हैं, तो कुछ जगह वाकई में बहुजन समाज पार्टी के टिकट बहुत अच्छे। बिजनौर में उनका कैंडिडेट बहुत मजबूत अगर लड़ता है, तो वो बीजेपी के लिए ट्रबल, मतलब वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए और नहीं। ओवैसी ओवैसी फैक्टर कितना काम कर रहा है? शोर तो हर बार होता है, कितना काम कर रहा है इस बार? नहीं, देखिए ओवैसी को लेके देखिए दो चीजें, हम हमारा अपना नैरेटिव है या अपना अफेंस एक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी में उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना एकदम चाहिए। एकदम हम एकदम। हाँ, और हम उसके विरोध में नहीं। विरोध इस बात का है कि जिस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है या जिन मुद्दों पे, जैसे मतलब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि या तो हमें 5 सीट दे दीजिए, वरना हम 25 कैंडिडेट उतारेंगे। तो इट्स लाइक अ सेंस ऑफ ब्लैकमेल, मतलब ये उसका जो है वो नेगेटिव सेंस जाता है कि आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। उन्हें अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें जहां लड़े उन्हें सपोर्ट मिला। मेरठ में उनका कैंडिडेट अच्छा लड़ा है, संभल में उनका चेयरमैन है वेस्टर्न यूपी में एमआईएम का, तो वो मतलब उनका राइट है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हाँ वहां बिल्कुल। होती है दिक्कत वहां होती है जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ठेके बोले कि साहब आप सेकुलरिज्म की पालकी मत उठाइए, और आप दरी बिछा रहे हैं। मतलब आप दूसरे आदमी को या दूसरे जो पार्टी के सपोर्टर हैं, तो इसमें सबका राइट है। कोई बीजेपी का भी सपोर्टर है, उसे भी राइट है भाई कि भाई वो अपना अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। हम तो मतलब जो मुक्त भारत वाले जो नारे वाले हैं, हम उसके खिलाफ हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जितने भी जो भी प्रेशर ग्रुप्स या जो भी समाज है, जो भी फिरके हैं, जो भी गुट है, सबको अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का और उसमें पार्टिसिपेशन का राइट है उनका। लेकिन उस राइट को आप दूसरे के राइट को कुचल के या दूसरे को जलील करके या दूसरे को गिरा के हासिल नहीं कर। इस बार अच्छी चीज ये है कि चुनाव से पहले जो भी रहा, लेकिन लोकसभा में
सेंसिबल अभी तक ओवैसी रहे हैं, उन्होंने कोई फालतू की बयानबाजी नहीं की है और एक जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, पढ़े-लिखे आदमी से, एक पढ़े-लिखे नेता से, उस तरीके का उनका बर्ताव रहा है। ग्रास रूट लेवल पे उनके जो छुट-भइये या जो भी है ट्रोल-वोल वो सभी पार्टीज़ के करते हैं, उसे वो हम सभी इश्यू में नहीं है, मानते। वो उससे उससे कोई मुक्त नहीं है। उससे कोई भी मुक्त नहीं, वो कांग्रेस वाला भी उतना ही बदतमीज़ है, समाजवादी पार्टी वाला भी उतना ही बदतमीज़ है, बिल्कुल, बसपा वाले बिल्कुल, की भी टोन बिल्कुल, वही है, बिल्कुल। आईटी भाजपा आईटी वाला आईटी सेल ने आईटी सबको एक सेल जैसा वाला। बना दिया है। उसे अच्छा उसे पैसे इसी बात के मिल रहे हैं, तो उसे तो दिखाना है ना कि भई मैं अपने पैसे कैसे जस्टिफाई करूँ, तो वो एक एकदम। अलग इश्यू है। लेकिन ओवैसी साहब जिस तरीके से या बिहार में भी या महाराष्ट्र में मतलब भई अख्तर उल इमान उनके मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका राइट है चुनाव लड़ने। इम्तियाज़ जलील हैं भई सिटिंग वो एमपी रहे हैं, तो आप उन्हें जो है उनका राइट है, आप उसे नहीं कह सकते आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं या आप क्यों वोट काट रहे हैं। वोट कटवा वाली सेंस से अब एक तरीके से एमआईएम निकलने की कोशिश कर रही है या ये हमें लगता है कि जो उनकी एक इमेज बनी थी, उस इमेज को रिबिल्ड कर रहे हैं, कि नहीं हम वोट कटवा नहीं है, जहाँ पर हम सीरियस कंटेंडर है, वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे और जहाँ पर हमारा गठ वो संगठन नहीं है या हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, ज़बरदस्ती जाके रिसोर्सेज़ या समय लगाने का वहाँ कोई लॉजिक नहीं। तो एक और इसका फ़ायदा हमें लगता है कि एमआईएम को मिलेगा, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं है और वो स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी हो सकती है, होनी चाहिए मतलब जो भी उनका राइट है, उसे वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो ओवैसी फैक्टर अगर आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो अभी उनका कैंडिडेट वहाँ पे नहीं है, जहाँ पर लगता था कि भई जहाँ क्लोज़ इलेक्शन होते और वो डैमेज कर सकता था। वहाँ उन्होंने समझदारी दिखाई, मेरठ में उन्होंने कैंडिडेट अभी तक नहीं दिया, मुरादाबाद नहीं दिया या जो भी है। तो एक अच्छा एक मैसेज है और अपोज़िशन को उसका सम्मान करना चाहिए। तो तमाम अगर-मगर, इफ बट के साथ ही पॉलिटिक्स पर बात किया जा सकता है। मैं या जैगम कभी सीटों का नंबर या ये फलां हार जाएगा, फलां जीत जाएगा जैसी बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी उम्र तो हम दोनों की हो गई है कि हमने देखा है जीतते-जीतते कैसे हारा जाता है, हारते-हारते कैसे बिल जीता जाता है। लेकिन 2 बातें जो जैगम भाई ने कही वो बेहद इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ईवीएम वगैरह का जो सारा शोर मचाया जा रहा है उसका एक नुकसान ये होता है कि विपक्ष का जो वोटर होता है वो वोटर जिसको हम फ्रिंज वोटर कहते हैं, वो वोटर बाहर निकल के नहीं जाता है, वो पहले ही हार मान के बैठ जाता है और उसका नुकसान होता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि जो माना अक्सर जाता है कि बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम दोनों भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती हैं, वैसा इस चुनाव में होता नजर नहीं आ रहा है। अब नाराजगी कितने दिन चलेगी, नाराज होकर बहुसास के पास वापस लौटेगी या विद्रोह कर देगी, ये सारा कुछ तो आने वाले समय में देखना होगा और इन्हीं सब पे डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। एक बात तो बहुत साफ है कि 400 पार का जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, वो दिल्ली के गोदी मीडिया चैनल्स के लिए है, सड़कों पर उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैगम भाई से बीच-बीच में हम लगातार बात करते रहेंगे उत्तर प्रदेश पर भी और बाकी देश की राजनीति पर भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।